अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर आप यूँ समझ लें कि आपके तमाम जो भी कोर्स आपने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी के मतलब वर्ड्स की स्ट्रक्चर के मतलब उनका एक रिव्यू है और आपने इसको भी अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ। मॉर्फोलॉजी जनरल प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, की वर्ड एंड नोशंस टू बी रिमेंबर्ड। ये की वर्ड्स एंड नोशंस आपको याद होनी चाहिए। मॉर्फीम, स्टेम, डेरिवेशन, कंपाउंड वर्ड्स, कन्वर्जन, प्रोडक्टिविटी एंड एलोमॉर्फ। व्हाट इज़ मॉर्फीम? जैसे कि आपको पता है इन इंग्लिश एज इन मैनी अदर लैंग्वेजेस द वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट ऑटोनोमस यूनिट। वर्ड का क्या मतलब है? वो स्मॉलेस्ट ऑटोनोमस यूनिट जो भी किसी भी वर्ड का हिस्सा हो। मोस्ट वर्ड्स आर कंपोजिट इन देयर स्ट्रक्चर, दे कंसिस्ट ऑफ मीनिंगफुल पार्ट्स कॉल्ड मॉर्फीम्स। हाँ, तमाम वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं, बने हुए होते हैं किनसे? मॉर्फीम से, जो कि उनके मीनिंगफुल पार्ट्स कहलाते हैं। द वर्ड मॉर्फीम कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक मॉर्फ मीनिंग फॉर्म। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अ मॉर्फीम। आपको पता है कि मॉर्फीम क्या है? और मॉर्फीम इज़ ऑफन डिफाइंड एज द मिनिमम मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द वर्ड और द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। Unlike a word, a morpheme can't stand in isolation, although it may coincide with the word. एक मॉर्फीम जो है वो आइसोलेशन में तो नहीं रह सकता। कुछ फ्री मॉर्फीम जो है वो रह सकते हैं आइसोलेशन में, लेकिन although it may coincide with the word, और ये एक वर्ड के साथ कोइंसाइड करता है। One of the morphemes making up the adjective heartily coincides with the noun heart. ये कौन से नाउन? हार्ट के साथ कोइंसाइड करता है। A morpheme can no further be divided into meaningful parts. Its components parts are phonemes which have no meaning of their own. मॉर्फीम का आपको पता ही है कि वो मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट है। A morpheme can no further be divided into meaningful parts. Its components parts are phonemes which have no meaning of their own. तो उनका जो मॉर्फीम का जो इट्स कंपोनेंट पार्ट्स आर फोनीम्स विच हैव नो मीनिंग। फोनीम्स हैं जो कि उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। Identification of morphemes in various texts shows that morphemes may have different phonemic shapes. In the word cluster please, pleasing, player, pleasant, the root morpheme is represented by phonemic shapes please in police, pleasing in player and please in pleasant. ये जो ब्लू में है ये क्या है? phonemic shapes हैं। In such cases, we say that the phonemic shapes of the word stand in complementary distribution or in alternation with each other. हम कह सकते हैं कि फोनेमिक शेप जो है ना वर्ड की, वो कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंड करते हैं या एक दूसरे की अल्टरनेशन में, अल्टरनेटिवली यानी कि एक दूसरे के बाद आते हैं। एलोमॉर्फ्स, all the representations of the giving morpheme that manifest alterations. जो भी एक मॉर्फीम है और उसको मुख्तलिफ़ तरीके से अल्टर कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है, तो जो चीज़ें जो उसको अल्टर कर रही हैं उसमें जो जिस एक ही चीज़ जिसको सबको रिप्रेजेंट करेगी उसको क्या कहेंगे? वो जो डिफरेंट अल्टरेशन हैं उसमें जो मॉर्फीम की रिप्रेजेंटेशन होगी, नुमाइंदगी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एलोमॉर्फ्स कहेंगे ऑफ दैट मॉर्फीम। उस मॉर्फीम के आर मॉर्फीम वेरिएंट्स, या फिर हमें एलोमॉर्फ्स कहेंगे या मॉर्फीम वेरिएंट्स भी कहेंगे। जैसे प्लीज़ में प्लीज़ जो है, प्ली एंड प्लीज़ जो है और प्लीज़ जो है वो एलोमॉर्फ्स ऑफ वन एंड द सेम मॉर्फीम, वो सेम मॉर्फीम के एलोमॉर्फ हैं। कैसे? ऐसे कि प्लीज़ में जो मॉर्फीम है, एक मॉर्फीम प्लीज़ है, प्लीजिंग में एक मॉर्फीम प्लीज़ है और फिर आईएनजी उसके साथ सफिक्स लग गया है। इसी तरह प्लेयर में प्लीज़ है और यूआरई उसमें क्या लग गया है? एक सफिक्स लग गया है। इसी तरह प्लेजेंट में जो है प्लीज़ मॉर्फीम है और उसमें एन टी लगा के इसको प्लेजेंट बना दिया गया है। तो ये जो है इसमें क्या है? ये क्या है? प्लीज़ और प्लीज़ जो है वो क्या है? एलोमॉर्फ्स हैं वन एंड द सेम मॉर्फीम, यानी कि जो उनकी फोनेमिक डिस्क्रिप्शन है उन्हें हम एलोमॉर्फ्स कहेंगे। The root morphemes in the word cluster duke, ducal, duchess, duchy or poor poverty may also serve as examples of the allomorphs of one morpheme. क्लस्टर वर्ड में से ड्यूक है, ड्यूकल है, डचिस है, डची है या
पुअर है। तो इसमें जो एक मेन मॉर्फीम होगा उसको ही डिफरेंट तरीके से बयान किया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये भी क्या कहेंगे, हम इनको एलोमॉर्फ, एक मॉर्फीम के एलोमॉर्फ हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स इन इंग्लिश। टाइप्स पहले तो आपने पढ़ी हैं, अब हम इसको दो तरीक़ों से कर रहे हैं, सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्फीम्स में बी क्लासिफाइड फ्रॉम द सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। सिमेंटिकली मॉर्फीम्स फॉल इनटू टू क्लासेस। अगर हम सिमेंटिकली देखें तो मॉर्फीम्स जो हैं वो टू क्लासेस में फॉल करते हैं, नो रूट मॉर्फीम्स, नॉट रूट और अफिक्सेशनल। सिमेंटिक से मुराद क्या होता है, मीनिंग के किसी भी मॉर्फीम का या किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है उस सिमेंटिक्स में हम मीनिंग देखते हैं। रूट्स एंड अफिक्सेस मेक्स टू डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ मॉर्फीम्स ड्यू टू द डिफरेंट रोल्स दे प्ले इन वर्ड स्ट्रक्चर। रूट्स एंड अफिक्सेस जो है वो टू डिफरेंट क्लासेस, डिस्टिंक्ट क्लासेस बनाते हैं मॉर्फीम की, क्योंकि उस लिहाज से क्योंकि वो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर में। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन क्या है, roots and affixational morphemes are generally easily distinguished and the difference between them is clearly felt in the words helpless, handy, blackness, Londoner, refill. The root morphemes help, hand, black, London, fill are understood as the lexical centers of the words as the basic constituent part of a word without which the word is inconceivable. रूट्स एंड अफिक्सेशनल मॉर्फीम्स जो हैं वो क्या हैं, जनरली ईज़िली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं और उनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा ईज़िली देखा जा सकता है। जैसे कि इन द वर्ड्स हेल्पलेस, हैंडी, ब्लैकनेस, लंदनर, रिफुल। जो रूट मॉर्फीम्स हैं वो क्या हैं, हेल्प, हैंड, ब्लैक, लंदन, फिर। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लेक्सिकल सेंटर्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ड्स कहते हैं। एज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ अ वर्ड विदाउट विच द वर्ड इज़ इनकंसीवेबल। लेक्सिकल सेंटर्स कहते हैं वर्ड्स के जो कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है किसी भी वर्ड का और उनके बगैर वर्ड को समझा नहीं जा सकता। द रूट मॉर्फीम इज़ द लेक्सिकल न्यूक्लियस ऑफ अ वर्ड। लेक्सिकल उसके मीनिंग के लिहाज से जो न्यूक्लियस है, मेन जो मरकज़ है वो वर्ड का, वो क्या है, रूट मॉर्फीम है। इट हैज़ एन इंडिविजुअल लेक्सिकल मीनिंग, इसका एक इंडिविजुअल लेक्सिकल मीनिंग होता है, शेयर्ड बाय नो अदर मॉर्फीम ऑफ द लैंग्वेज, और उस मीनिंग को कोई भी दूसरा मॉर्फीम, उस लैंग्वेज का दूसरा मॉर्फीम शेयर नहीं कर सकता। बिसाइड्स इट में आल्सो पोजेस ऑल अदर टाइप्स ऑफ मीनिंग प्रॉपर टू मॉर्फीम्स। पर बिसाइड इसके अलावा इट में आल्सो पोजेस ऑल अदर टाइप्स ऑफ मीनिंग, ये और दूसरे टाइप्स ऑफ मीनिंग भी रख सकता है प्रॉपर टू द मॉर्फीम्स एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग विच इज़ नॉट फाउंड इन रूट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग जो है वो नहीं पाया जाता। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग उसको तब रूट को तब बनता है जब उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है, यानी कि जब हम रूट वर्ड के साथ एफिक्सेस लगाते हैं तो तब हमें पार्ट ऑफ स्पीच, हमें उसे पता चलता है कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हम रूट मॉर्फीम में से पार्ट ऑफ स्पीच हम नहीं देख सकते। द रूट मॉर्फीम इज़ आइसोलेटेड एज द मॉर्फीम कॉमन टू अ सेट ऑफ वर्ड्स मेकिंग अप अ वर्ड क्लस्टर। रूट मॉर्फीम जो होता है वो क्या है, आइसोलेट किया जा सकता है एज द मॉर्फीम कॉमन टू अ सेट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ऐसे मॉर्फीम के तौर पर जो कि उससे मुख्तलिफ सेट ऑफ वर्ड्स बन रहे होते हैं, मेकिंग अप अ वर्ड क्लस्टर, और वो क्या बना देता है, वो मॉर्फीम एक वर्ड क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि मुख्तलिफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स का एक वो मॉर्फीम गुच्छा बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल द मॉर्फीम टीच इन टीच, टीचर, टीचिंग, थ्योर इन थेरी, थेरिस्ट, थेरेटिकल, थ्योरम, इस तरह के जो इसमें मॉर्फीम जो है वो टीच है, और इसमें टीच से टीचर, टीचिंग, थेरी, थेरिस्ट, थेरेटिकल, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, क्या बन जाते हैं, वर्ड क्लस्टर बन जाते हैं, जब वर्ड्स का एक गुच्छा या मजमुआ बन जाता है। नॉन रूट मॉर्फीम्स, नॉन रूट मॉर्फीम्स कौन से होते हैं, इंक्लूड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और इन्फ्लेक्शंस एंड एफिक्सेशनल मॉर्फीम्स। इन्फ्लेक्शनल या फिक्सेशनल मॉर्फीम्स जो होते हैं या अफिक्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें नॉन रूट मॉर्फीम्स में इंक्लूड होते हैं। इन्फ्लेक्शंस कैरी ओनली ग्रामेटिकल मीनिंग
इन्फ्लेक्शन जो हैं वो सिर्फ ग्रामेटिकल मीनिंग रखते हैं। आर दस रेलिवेंट ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फॉर्म्स, इसलिए वो वर्ड फॉर्म की फॉर्मेशन में रेलिवेंट होते हैं। लेक्सिकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड ओनली विद एफिक्सेशनल मॉर्फीम्स, और लेक्सिकोलॉजी जो है वो एफिक्सेशनल मॉर्फीम से क्या होती है, वो कंसर्न्ड होती है। Affixes are classified into prefixes and suffixes। अब आपने क्या करना है, लेक्सिकोलॉजी की आपने डेफिनेशन देख लेनी है, पेट डेफिनेशन, ताकि आपको ये जो है क्या हो जाए, ये वाज़ेह हो जाए कि व्हाट इज़ लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी क्या है, एफिक्सेशनल मॉर्फीम्स को मिलाकर रूट वर्ड्स के साथ डिफरेंट वर्ड्स बनाना और उनको मीनिंग देना और उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच देना, ये लेक्सिकोलॉजी है, और आपने इसकी डेफिनेशन देखकर लिख लेनी है। एफिक्सेस एंड क्लास आर क्लासिफाइड इनटू प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। एफिक्सेस जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं किसमें, प्रीफिक्सेस में एंड सफिक्सेस में। अब प्रीफिक्स प्रीसीड द रूट मार्फीम, प्रीफिक्स रूट मार्फीम से पहले आता है और एक सफिक्स जो होता है उसको फॉलो करता है। Affixes besides the meaning proper to root morphemes possess the part of speech meaning। Affixes जो है वो क्या रखते हैं, मीनिंग प्रॉपर से, रूट मॉर्फीम के मीनिंग प्रॉपर से, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग भी रखते हैं, एंड अ जनरलाइज्ड लेक्सिकल मीनिंग, और एक जनरलाइज्ड लेक्सिकल मीनिंग भी रखते हैं। Affixes serve to express formal or grammatical meaning। Affixes जो हैं वो फॉर्मल या ग्रामेटिकल मीनिंग को भी बयान करते हैं या बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। द फंक्शन ऑफ एन एफिक्स इज़ टू फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन। अब एफिक्स का फंक्शन क्या है कि वो एक न्यू वर्ड बना देता है एक एग्जिस्टिंग वर्ड से। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डेरिवेशन। इस प्रोसेस को यानी कि एक पहले से मौजूद वर्ड को या वर्ड रूट को मुख्तलिफ वर्ड्स में तब्दील करना वर्ड डेरिवेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम डेरिवेशन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द वर्ड कंटेनिंग द रूट एंड द एफिक्स विद द पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग इज कॉल्ड अ स्टेम। वो पार्ट ऑफ अ वर्ड जो कि एक रूट को कंटेन करता है और एफिक्स को कंट्रोल करता है, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक स्टेम वर्ड कहते हैं, स्टेम कहते हैं। इफ़ अ स्टेम कोइंसाइड्स विद द रूट इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल स्टेम। अगर एक स्टेम रूट के साथ कोइंसाइड कर रही हो, मिल रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल स्टेम कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ फ्री स्टेम, ये इसको हम एक फ्री स्टेम भी कहते हैं। इफ़ इट कैन स्टैंड इन आइसोलेशन, अगर ये आइसोलेशन में क्या हो, स्टैंड करे या मौजूद रह सके। अदरवाइज इट इज़ अ बाउंड स्टेम, अदरवाइज अगर ये ना अलग ना रह सके, आइसोलेशन में ना रह सके, तो हम इसे बाउंड स्टेम कहेंगे। बाउंड स्टेम्स आर टिपिकल ऑफ बोरोड फॉरेन वर्ड्स। बाउंड स्टेम जो होती हैं वो क्या होती हैं, मोस्टली फॉरेन वर्ड से जो हम कुछ स्टेम्स बोरो कर लेते हैं और उनके साथ सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस मिला के एक नया वर्ड मिला के अपनी लैंग्वेज में शामिल कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड स्टेम कहते हैं। सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। Suffixes are especially productive in forming new words, often changing the part of speech meaning as quickly is formed from quick। Suffixes जो हैं वो क्या करते हैं, हम उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग को भी हम वादा कर देते हैं या चेंज भी कर देते हैं, जैसे क्विकली, क्विक से क्विकली बन गया। प्रीफिक्सेस डू नॉट यूजुअली चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच मीनिंग। ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सफिक्सेस जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच को भी चेंज, कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं, जबकि प्रीफिक्सेस मोस्टली कैटेगरी को चेंज नहीं करते, जैसे कि लकी, अनलकी, लाइक, डिसलाइक। प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एफिक्सेस। कुछ एफिक्सेस जो होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ प्रीफिक्सेस जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। Affixes can be classified into productive and non-productive affixes. One of the most productive in English is the noun forming ER. Noun forming ER यानी कि जब हम किसी चीज़ के साथ ER लगा देते हैं तो वो मोस्टली वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, सफिक्स। As it is observed in many words, जैसा कि ये बहुत से वर्ड्स में देखा जा सकता है। कैसे, फार्म, फार्मर, इसके बाद डू, वर्ब है, डूअर, करने वाला, तो वर्ब से क्या बन गया, नाउन बन गया। ये सफिक्स ER जब लगता है तो मोस्टली वो नाउन फॉर्म, नाउन बना देता है।
एज इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन मैनी वर्ड्स एंड इज़ रेगुलरली यूज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, और इसको रेगुलरली यूज़ किया जाता है नए वर्ड्स बनाने के लिए। अदर प्रोडक्टिव नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस आर नेस, ing, और दूसरे जो नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस जो हैं वो क्या हैं, नेस भी नाउन फॉर्मिंग सफिक्स में आता है। इसके बाद ing जो है ये भी नाउन फॉर्मिंग सफिक्स में आता है। ing भी जब हम किसी साथ लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है, वो वर्ड नाउन बन जाता है। थिननेस, थिन से थिननेस, लव से लवलीनेस, लवली से लवलीनेस, सिंगिंग, रीड, रीडिंग। तो ये क्या चीज़ बना रहे हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर रहे हैं, यानी कि वर्ब से नाउन बना रहे हैं। नॉन प्रोडक्टिव एफिक्सेस, नॉन प्रोडक्टिव एफिक्सेस कौन से होते हैं, जैसे कि डॉन, वुड, शिप, और लेस प्रोडक्टिव, ये कम प्रोडक्टिव हैं, जैसे कि विजडम, किंगडम, क्या है, डम है, हुड, फ्रेंडशिप। दे आर यूजफुल इन फॉर्मिंग रेयर बट एक्सप्रेसिव नियोलॉजिज्म्स एंड नाउन्स वर्ड्स लाइक egghood, the state of being, an egg in the life of a hen, lobsterdom, used in Charles Kingsley's Water Babies to describe the social life of lobsters। ठीक है, तो ये जो है क्या बना देते हैं, ये एक आर यूजफुल इन फार्मिंग रेयर बट एक्सप्रेसिव नियोलॉजिज्म, नए नए न्यू किस्म की लॉजिक्स जो है वो बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एफिक्सेस आर डिवाइडेड इनटू डेरिवेशनल एंड फंक्शनल, और अपने फंक्शन की बिना पर एफिक्सेस को डेरिवेशनल और फंक्शनल एफिक्सेस में डिवाइड किया जाता है। फंक्शनल एफिक्सेस क्या है, फंक्शनल एफिक्सेस सर्व टू एक्सप्रेस सिंटैक्टिकल रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स एंड देयरफॉर स्टडीड इन ग्रामर। सिंटैक्ट किसको कहते हैं, ग्रामर को कहते हैं। तो सिंटैक्टिकल रिलेशन जो हैं वो फंक्शनल एफिक्सेस सर्व करते हैं, जैसा कि उनको जो है इसलिए इनको फंक्शनल एफिक्सेस को ग्रामर में जो है वो क्या किया जाता है, रीड किया जाता है, स्टडी किया जाता है। डेरिवेशनल एफिक्सेस फॉर्म न्यू वर्ड्स। डेरिवेशनल, जैसे डेरिवेशन का आपको डेरिवेशन के वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, डिराइव का मतलब है एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकालना, डेरिवेशन का मतलब है एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकालना, और इसी तरह डेरिवेशनल एफिक्सेस जो हैं वो वो एफिक्सेस हैं जो जब किसी वर्ड के साथ लगते हैं तो उसको न्यू वर्ड में तब्दील कर देते हैं। फॉर्म न्यू वर्ड्स विद अ डिफरेंट लेक्सिकल और लेक्सिकोग्रामेटिकल मीनिंग। The suffix y, for example, is used to create adjectives from noun stems. Noun stem से उनको adjective में बनाने के लिए यूज होता है। Difference between derivational and functional affixes. The basic difference between derivational and functional affixes is that a derivational affix does not prevent a word from being equivalent to another word. डेरिवेशनल एफिक्स जो है वो इस चीज़ को नहीं रोकता कि वो एक दूसरे वर्ड से क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। इन विच दैट एफिक्स इज़ एब्सेंट, जिसमें वो एफिक्स जो है वो एब्सेंट है। सो दे मे रिप्लेस वन अनदर इन अ गिविंग कॉन्टेक्स्ट, इसलिए वो एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं। इन अदर वर्ड दे हैव एन आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मिसाल के तौर पर वो क्या रखते हैं, एक आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। अनदर डिफरेंस इज़ that a derivative form is capable of further derivation। ये भी कहा जा सकता है कि जो दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि डेरिवेटिव फॉर्म जो है वो क्या होता है, फर्दर डेरिवेशन में भी हो सकती है, तब्दील हो सकता है। जैसे फूल से फुलिशली, फुलिशनेस, फुलिश, ये सारे क्या है, ये डेरिवेशन है। अ फंक्शनल एफिक्स कैन ओनली फॉलो एन एफिक्स ऑफ डेरिवेशन एंड नो फर्दर एफिक्सेस कैन बी एडिड आफ्टर इट। इसलिए एक जो है अब फंक्शनल एफिक्स जो है वो क्या करता है, एक एफिक्स ऑफ डेरिवेशन को फॉलो करता है, लेकिन उसमें दो जो एफिक्सेस हैं वो नहीं लगाए जा सकते। कैसे, जैसे अगर आप फूल को देखें तो फूल को जब हम फूल के साथ हम क्या बना देते हैं, फुलिश बना देते हैं। फूल के साथ हम क्या बना देते हैं, फुलिश बना देते हैं। फूल में हम प्लस कर देते हैं ISH, तो वो क्या बन जाता है, वो फुलिश बन जाता है। ठीक है, अब इसमें फुलिश में जो ISH है वो क्या था, एक सफिक्स था। ये क्या था, ये सफिक्स था। अब जो फंक्शनल एफिक्स है ना,
उसमें एक एफिक्स कैन ओनली फॉलो एन एफिक्स ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेशन के एक एफिक्स को फॉलो कर सकता है, ठीक है, और दूसरे मज़ीद एफिक्सेस जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि ये डेरिवेशनल है, इसमें मज़ीद एफिक्सेस भी बनाए जा सकते हैं। ये डेरिवेशनल की मिसाल है, ये वाले जो फुलिश और फुलिशली जो है ये डेरिवेशनल की है, ये फंक्शनल एफिक्स की मिसाल नहीं है। फुलिश से फुलिश में अब हम क्या किया, हमने क्या बना दिया, फुलिश से हमने क्या बना दिया, हमने फुलिश के साथ हमने मज़ीद एल वाई लगा दिया, तो ये क्या बन गया, फुलिश ली बन गया। अब हम जो फुलिश ली बना रहे हैं, तो फुलिश ली में हम जो है वो क्या कर रहे हैं, ये डेरिवेशनल है, फंक्शनल एफिक्सेस में ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे फुलिश के साथ हमने लेस भी लगा दिया, तो हम यहाँ पर क्या हो गए, ये डेरिवेशनल में आता है। इसमें डिफरेंस ये है कि डेरिवेशन में मज़ीद हम लगा सकते हैं, फर्दर डेरिवेशन कर सकते हैं, और फंक्शनल में फर्दर डेरिवेशन नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो है ये क्योंकि डेरिवेशन के साथ है, डेरिवेशनल के साथ है, इसलिए मैं इसको डेरिवेशन के साथ ही रख रही हूँ। और फंक्शनल एफिक्स क्या है, फंक्शनल एफिक्स क्या कर सकता है, सिर्फ एक फिक्स और डेरिवेशन फॉलो कर सकता है। इसमें मज़ीद जो है वो मज़ीद जो वो हैं वो मज़ीद फिक्सेस जो है वो या सफिक्सेस जो हैं वो नहीं डाले जा सकते। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरली मॉर्फीम्स फॉल इनटू 3 टाइप्स। स्ट्रक्चर के लिहाज से मॉर्फीम जो है वो क्या करते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स, बाउंड मॉर्फीम्स एंड सेमी फ्री या सेमी बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम का आपको पता है, इज डिफाइंड एज वन दैट कोइंसाइड्स विद द स्टेम और अ वर्ड फॉर्म। किसी वर्ड फॉर्म या स्टेम के साथ जो कोइंसाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री मॉर्फीम कहते हैं। मैनी रूट मॉर्फीम्स आर फ्री मॉर्फीम्स, बहुत से रूट मॉर्फीम जो है वो फ्री मॉर्फीम्स हैं। फॉर एग्जांपल द रूट मॉर्फीम फ्रेंड ऑफ द नाउन फ्रेंडशिप is naturally friend qualified as a free morpheme because it coincides with one of the forms of the noun friend. इस तरह बाउंड मॉर्फीम जो है occurs only as a constituent part of a word. एक बाउंड मॉर्फीम जो है वो क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, किसी भी वर्ड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट बनाता है। अफिक्सेस आर नेचुरली बाउंड मॉर्फीम्स फॉर दे ऑलवेज मेक पार्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, बाउंड मॉर्फीम। बाउंड रूट्स भी हो सकते हैं, बाउंड मॉर्फीम मोस्टली अफिक्सेस ही होते हैं। फॉर दे ऑलवेज मेक पार्ट ऑफ अ वर्ड द सफिक्सेस नेस, शिप, ISE, IZE, etc. The prefixes on, dis, d, readiness, comradeship, unnatural, to displease, ये सारे क्या हैं, इसमें आप मुख्तलिफ एफिक्सेस देख सकते हैं। Many root morphemes also belong to the class of bound morphemes, which always occur in morphemic sequence in combination with roots or affixes. ये सारे जो हैं मैनी रूट मॉर्फीम जो हैं वो क्या करते हैं, बाउंड मॉर्फीम के क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं, विच ऑलवेज अकर इन मॉर्फेमिक सीक्वेंसेस, और ये हमेशा जो है वो एक मॉर्फेमिक सीक्वेंस में आते हैं। मॉर्फेमिक सीक्वेंस से क्या मुराद है, रूट या फिक्सेस की कम्बिनेशन में ही आते हैं। ऑल यूनिक रूट्स एंड सूडो रूट्स आर बाउंड मॉर्फीम्स, तमाम यूनिक किस्म के रूट्स और सूडो रूट्स जो हैं वो क्या हैं, बाउंड मॉर्फीम्स हैं। सच आर द रूट मॉर्फीम्स थेर इन थेरी, इस तरह का रूट मॉर्फीम जब थेर को अगर हम देखें तो अपने आप में कोई ये मीनिंग नहीं देता और हम इसको अलग भी नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको वाई बनाकर वाई लगा के थेरी बना देते हैं, या ETI वाई उसका वाई हटाकर थियोरेटिकल बना देते हैं। बार्बर इन बार्बरिज्म, अब यहाँ पे बार्बरिज्म में अगर हम बार्बर को लग कर दें तो जब तक हम इज़म साथ नहीं लगाएंगे तब तक बार्बर का मीनिंग वाज़ह नहीं होगा। सीव इन कंसीव, सीव इन परसीव, ये सारी क्या हैं, बाउंड मॉर्फीम्स हैं। सेमी बाउंड, सेमी फ्री मॉर्फीम्स आर मॉर्फीम्स दैट कैन फंक्शन इन अ मॉर्फेमिक सीक्वेंस बोथ एज एन एफिक्स एंड एज अ फ्री मॉर्फीम। ये सेमी बाउंड या सेमी फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स हैं
जो कि मॉर्फेमिक सीक्वेंस में, मॉर्फेमिक सीक्वेंस का क्या मतलब है कि जब जो वर्ड्स हैं वो कलेक्शन ऑफ मॉर्फीम्स हैं तो वो एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, एक तरतीब से आ रहे होते हैं। तो उस मॉर्फेमिक तरतीब में जो सेमी बाउंड जो है वो बोथ एज एन एफिक्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं और फ्री मॉर्फीम के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, सेमी बाउंड या सेमी मार्फीम होते हैं। इनके दोनों तरीके से ये इस्तेमाल हो सकते हैं, फ्री मार्फीम के तौर पे भी और बाउंड मार्फीम के तौर पे भी। फॉर एग्जांपल यानी कि डिफरेंट वर्ड्स में इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। डिफरेंट कुछ वर्ड में ये फ्री मार्फीम्स होते हैं और कुछ वर्ड में ये सेमी बाउंड या सेमी या फिर ये बाउंड मार्फीम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको गौर से देखिएगा, द मार्फीम वेल एंड हाफ ऑन द वन हैंड अकर एज फ्री मार्फीम्स। वेल और हाफ जो है वो फ्री मार्फीम के तौर पर अकल भी होते हैं। इनके अगर हम कहते हैं यू आर डूइंग वेल, तो वेल अपने आप में एक फुल मार्फीम है। वेल का मतलब अच्छा, हाफ का मतलब आधा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्री मार्फीम्स भी हैं। फ्री मार्फीम दैट कोइंसाइड विद द स्टेम एंड द वर्ड फॉर्म इन अट्रेंसेज लाइक स्लीप वेल, और इस तरह के वर्ड फॉर्म में जैसे कि स्लीप वेल, डू वेल, डूइंग वेल, ये सारे जो हैं इन अट्रेंसेस में ये क्या होते हैं, ये फ्री मार्फीम के तौर पे यूज़ होते हैं। हाफ एन आर में हाफ जो है वो फ्री मार्फीम के तौर पे यूज़ हो रहा है। ऑन द अदर हैंड दे अकर एज बाउंड मार्फीम्स इन वर्ड्स लाइक वेल नोन। अब वेल नोन में हम अगर वेल को और नॉन को अलग कर दें तो क्या हो जाएंगे, वो वेल नोन में हम जो है वेल जो है उसका पूरा मीनिंग नहीं आता जब तक हम नॉन के साथ ना लगाएं, ठीक है। ये बाउंड मॉर्फीम्स के तौर पर भी अकर होते हैं। हाफ ईटन, हाफ डन, ग्रुप्स ऑफ मॉर्फीम्स। और ये मोस्टली जो है ये वाले मॉर्फीम जो है बाउंड मॉर्फीम मोस्टली जो है हाइफन लगाकर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि वेल नोन में हाइफन आएगा, हाफ ईटन में हाइफन आएगा, हाफ डन में हाइफन आएगा, ये हाइफन ये जो डैश डला हुआ है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ मॉर्फीम्स, ग्रुप्स ऑफ मॉर्फीम्स क्या हैं, स्पीकिंग ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर ऑन द मॉर्फेमिक लेवल टू ग्रुप ऑफ मॉर्फीम्स शुड बी स्पेशली मैंशनड। टू ग्रुप्स ऑफ मॉर्फीम जो है उनको हम स्पेशली मेंशन किए जा सकते हैं। टू द फर्स्ट ग्रुप बिलोंग मॉर्फीम्स ऑफ ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिन ऑफन कॉल्ड कंबाइनिंग फॉर्म्स। ये मॉर्फीम जो है वो ग्रीक या लैटिन ओरिजिन से हैं और इनको आम रूटीन में क्या कहा जाता है, कंबाइनिंग फॉर्म्स कहा जाता है। जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, the microphemes tally the morphemes like telegraph, scope, microphone are characterized by a definite lexical meaning and peculiar stylistic reference। इनमें जो है एक डेफिनेट इनका लेक्सिकल मीनिंग भी है और एक पेक्यूलियर स्टाइलिस्टिक रेफरेंस भी है। टेली मीन्स फार, ग्राफ मीन्स राइटिंग, स्कोप सीइंग, माइक्रो इम्प्लाइज स्मॉलनेस, फोन मीन्स साउंड, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये क्या रखते हैं, ये वो मॉर्फीम है जो कंबाइनिंग फॉर्म्स में होते हैं और ग्रीक और लैटिन ओरिजिन में होते हैं और ये अपना मुकम्मल मीनिंग रखते हैं। कंपेयरिंग वर्ड्स विद टेली एज देयर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीग्राम, वन में कंक्लूड दैट टेली इज अ प्रीफिक्स एंड ग्राफ, फोन, ग्राम आर रूट मॉर्फीम्स। उसके बाद जो है द सेकंड ग्रुप embraces morphemes occupying a kind of intermediate position। सेकंड ग्रुप जो है वो क्या करता है, वो मॉर्फीम है जो कि एक इंटरमीडिएट पोजीशन रखते हैं। मॉर्फीम दैट आर चेंजिंग देयर क्लास मेंबरशिप, वो अपनी क्लास मेंबरशिप क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। द रूट मॉर्फीम्स मैन फाउंड इन न्यूमरस वर्ड्स। अब यहाँ पे रूट मॉर्फीम जैसे कि मैन है, अगर हम मैन को देखें तो अपने आप में एक वो पूरा मीनिंग मौजूद है इसमें। मैन का मतलब हम समझते हैं, लेकिन जब हम इसको लगाते हैं न्यूमरस वर्ड्स में लाइक पोस्टमैन, फिशरमैन, जेंटलमैन, in comparison with the same root is used in the word man made and man servant। इसमें जो है मैन जो है वो किसके तौर पर आया है, यहाँ पर जो है ये सेकंड ग्रुप ऑफ मॉर्फीम से ताल्लुक़ रखता है। ये इंटरमीडिएट पोजीशन रखते हैं जो कि अपनी क्लास मेंबरशिप चेंज करते रहते हैं। मॉर्फेमिक एनालिसिस, द मॉर्फेमिक एनालिसिस हेल्प्स टू क्लासीफाई वर्ड्स into root words consisting of one morpheme, root or stem such as girl, derive words combining a root with a one or more suffixes as girlish or girlishness।
कंपाउंड वर्ड्स मेड ऑफ टू और मोर स्टेम्स एज गर्ल फ्रेंड्स। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा स्टेम्स पर मुश्तमिल होते हैं। और कंपाउंड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ फ्रेज। कंपाउंड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं एक फ्रेज से। कंपाउंड वर्ड जो हैं वो क्या है? दो या दो से ज़्यादा मोर स्टेम से मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। और कंपाउंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं एक फ्रेज से। इससे एक फ्रेज से। एज ओल्ड मेडिश डिराइव फ्रॉम ओल्ड एंड मेडिश बट फ्रॉम ओल्ड एंड मेड। However, a morphemic analysis does not make it possible to determine the word formation patterns. अगरचा एक वर्ड फॉर्मेशन के पैटर्न्स को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। Or the morphemic structure of the word since it ignores the order in which the morphemes were joined together, क्योंकि ये उस ऑर्डर को इग्नोर करता है जिस ऑर्डर में उन मॉर्फीम्स को ज्वाइन किया गया था। दिस इज एनालाइज बाय द वर्ड फॉर्मेशन एनालिसिस। ये किस तरह से एनालिस किया जाता है? वर्ड फॉर्मेशन एनालिसिस में ये बातें एनालाइज की जाती हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में नहीं की जाती। The main principle of any analysis is in lexicology is that of opposition. जो मेन प्रिंसिपल है किसी भी एनालिसिस का वो लेक्सिकोलॉजी में वो क्या है? अपोजिशन है। The opposition girl girlish is a binary opposition because it includes two elements. The opposition girl and girlish जो है वो क्या है? एक बाइनरी। बाइनरी का मतलब दो होता है क्योंकि ये दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। To prove it is a regular opposition, we must find other contrasting pairs of words with the same suffix which give us a morphological कोरिलेशन। जैसे कि चाइल्ड से चाइल्डिश है, मंकी से मंकी। जैसे गर्ल के साथ हमने आई एस एच लगा के गर्लिश बनाया, इसी तरह चाइल्ड के साथ आई एस एच लगा के चाइल्डिश बनाया, इसी तरह मंकी के साथ आई एस एच लगा के मंकीश बनाया। अब फर्दर स्टडी enables us to state that ISH is a productive suffix in English. ये क्या है? एक productive suffix है। It forms derived adjectives from noun stems, क्योंकि ये noun stem से क्या बना देता है? Adjectives बना देता है। The IC इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनालिसिस। ये एनालिसिस जो है वो ये भी क्या एक तरह से ये भी क्या है? ये भी एक एनालिसिस है। और ये कब किया गया था? दिस एनालिसिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एल ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड ने इस एनालिसिस को आईसी को जो है वो सजेस्ट किया था। एंड इज़ अ प्योरली सिंक्रोनिक प्रोसीजर शोइंग नॉट द हिस्ट्री और एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड। और ये किस किस्म की हिस्ट्री या एटिमोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, ठीक है। बट इट्स मॉर्फोलॉजिकल मोटिवेशन, लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजिकल मोटिवेशन को ये बयान करता है। आर द डेरिवेशन पैटर्न अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ फॉर्म, या फिर वो डेरिवेशन पैटर्न जिसके अकॉर्डिंग ये वर्ड जो है वो कोई भी वर्ड जो है वो बनाया गया होता है। दिस एनालिसिस शोज इन विच सीक्वेंस न्यू मॉर्फीम्स वर एडिड ऑन इन द प्रोसेस ऑफ वर्ड फार्मेशन। ये एनालिसिस शो करता है कि वर्ड फार्मेशन में किस सीक्वेंस से मॉर्फीम जो है वो ऐड किए जाते हैं। द आईसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ डाइकोटोमिक प्रिंसिपल बाइनरी डिवीजन में, which means that a word to be analyzed is cut at each successive step into two parts। जो ये कहता है कि हमें जो है वर्ड को एनालाइज करना चाहिए सक्सेसिव स्टेप्स के तौर पर, टू पार्ट्स में। लेकिन यानी कि सक्सेसिव स्टेप्स से मुराद क्या है? पहले किसने आना है और बाद में किसने आना है। जस्ट वेयर द कट इज़ मेड डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द मॉर्फीम्स आर। और जहाँ पर जो है ये कट लगाया जाता है वो ये दिखाता है कि हम कितना स्ट्रॉन्ग जो है मॉर्फीम्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन पाया जाता है। जी आपका ये क्या हो गया है? ये आपकी पूरी जितना भी आपने 4-5 लेक्चर्स लिए हैं उनका एक क्रक्स जो है मैंने आज के लेक्चर में आपको दे दिया है। आगे से इंशाल्लाह हम देख लेंगे, अगर कुछ कंसेप्ट रहते होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर सिंटेक्स स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।